नमस्कार, स्वागत है आप सबका जी भारत पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। सीएम योगी को आप जब भी देखते होंगे वो भगवा पहने ही नजर आते हैं। योगी और भगवा एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। भगवा सिर्फ योगी की नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्रीयता का भी प्रतीक है और योगी अब इसे एक नई पहचान, नई ऊंचाई देने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। जी हां, सीएम योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान भी हमेशा की तरह उनकी ड्रेस भगवा ही रहने वाली है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। भगवा सिर्फ योगी के तन पर ही नहीं रहता बल्कि उनके मन में भी बसता है। कैसे इसकी पहचान नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, कैसे इसका सम्मान दुनिया भर में फैले, योगी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। शायद यही वजह है कि अपने सिंगापुर और जापान दौरे पर भी वो भगवा वस्त्रों में ही नजर आएंगे। सिंगापुर टू जापान, भगवा वाली शान। देश में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक योगी आदित्यनाथ भगवा पहनावे में ही नजर आते हैं, लेकिन विदेश यात्रा पर भी योगी भगवा वस्त्रों में ही नजर आएंगे। भगवा धोती कुर्ते और पटके में ही योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा करेंगे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन सनातन हिंदू धर्म के लिए जो उनका कार्य है वो ऐसा ही है कि जब तक वो सनातन के लिए, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य संपादित नहीं कर लेते हैं तब तक माननीय योगी जी को विश्राम नहीं है। ये हमारे भगवा का सम्मान है। विदेश में जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि वहाँ पर हिंदुस्तान में अपनी संस्कृति को कोई भी व्यक्ति भूलता नहीं है। जो हमारे यहाँ का पहनावा है, पहले गुरुकुल में भी भगवा कलर में इस प्रकार की ड्रेस पहनी जाती थी और ये बहुत ही सराहनीय कदम है योगी जी का। योगी की सिंगापुर और जापान यात्रा को राज्य में निवेश लाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन ज्यादा चर्चा इस बात की है कि योगी इस यात्रा के दौरान भी अपने पारंपरिक भगवा वस्त्र ही पहनेंगे। आयोजन कोई भी हो, सरकारी हो या फिर निजी, पर्व हो या फिर त्योहार, योगी भगवा ही पहनते हैं। क्यों? उन्हीं से सुन लीजिए। देखिए, यह वेशभूषा हमारी इसलिए है लोगों की दृष्टि में हमेशा बने रहें और लोग हमारे विचलन पे उंगली भी उठा सकें और विपरीत परिस्थितियों में साथ में खड़े भी हो सकें। और इसीलिए इस प्रकार की वेशभूषा को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाता है हमेशा। कैसे? एक दृष्टि भी देती है और साथ साथ व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचेत भी करती है। सीएम योगी और भगवा एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। भगवा पहले भी था, लेकिन उसे पहचान योगी ने दी है। भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्रहित का। सीएम योगी इस प्रतीक को अपने कार्यकाल में नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। पहली बार संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति भगवा पहनकर विदेश जा रहा है। इससे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है। भगवा केसरिया यह ज्ञान का प्रतीक है, यह त्याग का प्रतीक है, यह समर्पण का भक्ति है, यह उत्साह, आनंद, उमंग का प्रतीक है। इसकी जो अच्छाइयां है यह समाज में उतारना चाहिए। एक नया आयाम, नया संदेश देश दुनिया को दे करके और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए भगवा उनके सन्यासी होने की प्रतिबद्धता और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब वो संत हैं और संत और योगी भी हैं साथ साथ और उनकी वेशभूषा है तो उस वेशभूषा में वो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। भारत का एक संत जापान, उत्तर प्रदेश की और भारत की बात को लेकर के जा रहा है तो इसमें तो गर्व की बात है। राजनीतिक विरोधियों के कटाक्षों के बावजूद योगी ने भगवा को अपनी पहचान बनाया है। उनके भगवा चोले को भारत की सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। योगी के लिए भगवा केवल पोशाक नहीं
बल्कि सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व की अभिव्यक्ति है। इसीलिए विदेश दौरों पर भी वो सूट बूट के बजाय भगवा को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। भगवा वेशभूषा के साथ संकल्पों की शक्ति लेकर योगी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आधी रात को बीएचयू में ऐसा क्या हुआ कि रण का मैदान बन गया? बीएचयू में सरेआम गोलियां क्यों चलने लगी? गोली चलाने वाले लोग कौन थे? आखिर गोली चलाने की नौबत ही क्यों आई? बीएचयू में 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। करीब 15,000 छात्र बीएचयू में ही रहते हैं। सवाल है, बीएचयू के अंदर हथियार के साथ बदमाश घुसे कैसे? रिपोर्ट देखिए। आधी रात को बीच सड़क पर धरना नारेबाजी, पुलिस वालों के साथ बहसबाजी, हाथों में लठ लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ अलर्ट पर योगी फोर्स। ये तस्वीरें बीएचयू की। आधी रात को बीएचयू में फायरिंग हुई। 1-2 राउंड नहीं बल्कि 4 राउंड गोली चली है। बदमाशों के टारगेट पर बीएचयू का छात्र था। अंधेरा होती बीएचयू गोलियों की ततराहट से गूंज उठा। बदमाशों ने छात्र को निशाने पर ले लिया, लेकिन निशाना चूक गया और पीड़ित छात्र बच गया। बाइक से हम और हमारे मित्र खड़े थे यहाँ अपने हॉस्टल गेट पे, तो वो पहले आए हैं बाइक से, बाइक ले गए हैं वहाँ कोने में आगे खड़ी किए हैं, फिर उसके बाद फिर आगे गए हैं, मोड़ के फिर बाइक आए हैं और डायरेक्टली 4 राउंड फायर कर दिए सामने सामने मेरे ऊपर। ठीक है, इसकी जानकारी बीएचयू प्रशासन को 20 दिन पहले मेरे द्वारा दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है मेरे ऊपर। बीएचयू में आधी रात को फायरिंग के बाद माहौल बिगड़ गया। छात्र बीच सड़क पर धरने पर बैठ चीफ प्रॉक्टर की इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। बीएचयू कैंपस के अंदर फायरिंग की खबर जैसे ही फैली, बीएचयू रण का मैदान बन गया। बिरला कैंपस के छात्र सड़क पर उतर गए, नारेबाजी शुरू हो गई, धरने पर बैठ गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। फायरिंग में जितने कारतूस इस्तेमाल किए गए थे उसके संदर्भ में कुछ अस्पष्टता है, तो जांच करके आपको वो बता दिया जाए। लेकिन बीएचयू में माहौल खराब करने वाले, फायरिंग करने वालों की तलाश योगी फोर्स कर रही है। योगी फोर्स अब बंदूकबाजों को अपनी स्टाइल में सबक सिखाएगी। जिस छात्र पर फायरिंग हुई है उसका नाम रोशन मिश्रा है और वो बीएचयू में बीए 3rd ईयर का छात्र है। और जिन लोगों पर फायरिंग का आरोप है उनका नाम पीयूष तिवारी, ऋषभ राय और तापस बताया जा रहा है। बीएचयू के अंदर बीएचयू के छात्र पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीच सड़क पर ऐसे ही छात्र धरने पर बैठे रहे। रात में बिस्तर लगाकर प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर ही सोए। सुबह होते ही फिर से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। बीएचयू में कल रात हुए भारी बवाल और 4 राउंड फायरिंग के बाद भी अभी भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं। ये बिरला छात्रावास के वो सभी छात्र हैं। इनका आरोप है कि जानलेवा हमला हुआ और 4 राउंड फायरिंग हुई, खोखे बरामद हुए। लेकिन अभी के हालात ये हैं कि यहाँ आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी बीएचयू में 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई और उसी एक्शन के रिएक्शन में यह फायरिंग हुई है। चीफ प्रॉक्टर और थाने में भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बाद भी बीएचयू प्रशासन और पुलिस सोती रही। का इंटेंशन जान से मारने का था। मैं और मेरे सहपाठी यहाँ पे हॉस्टल गेट पे खड़े थे कल रात।
ये बाइक से आए और आके ही पॉइंट करके सामने की तरफ से फायरिंग शुरू कर दिया। आपके कैंपस के अंदर बंदे असलहा लेके घूम रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी को, ये पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुई ना। इसका पूरी जिम्मेदार प्रोक्टोरियल बोर्ड है, क्योंकि चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी में इस तरह की चूक हो रही है तो पूरी जिम्मेदार प्रोक्टोरियल बोर्ड को है। सवाल है कि बीएचयू में बंदूक लेकर बदमाश कैसे घुसे? क्या बीएचयू में कोई भी बाहरी धड़ल्ले से आ जा सकता है? बीएचयू में जाकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है? क्योंकि जिन 3 लोगों पर फायरिंग का आरोप है वो बाहरी है और रात के अंधेरे में बाइक से आए थे। लेकिन फायरिंग करने वाले 3 में से 2 बीएचयू के छात्र हैं और वो बीएचयू के हॉस्टल में नहीं रहते हैं बल्कि बाहर रहते हैं। बीएचयू की अपनी सिक्योरिटी फोर्स है जिसके जिम्मे बीएचयू की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बीएचयू के ही गार्ड गेट पर तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी बीएचयू में बंदूकबाज घुसकर फायरिंग करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब योगी फोर्स इन बंदूकबाजों का फुल ट्रीटमेंट करने वाली है। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसी समय भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल कर दिग्विजय सिंह ने बड़ा बवाल खड़ा किया था और एक बार फिर दिग्विजय राजा ने बवाल मचाया हुआ है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करते करते हिंदू को धर्म माने जाने से ही इनकार कर दिया। बस फिर क्या, इस बयान पर लाखों करोड़ों साधु संत आग बबूला हो गए। कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। भारतवर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं, वही दिग्गी राजा एक बार फिर अपने एक बयान के चलते विवादों में घिर चुके हैं। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप दिग्विजय सिंह के इस बयान को सुनिए। मैंने कहा कि हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है। हाँ। और ये हमारे भारतीय संविधान में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। तो भारतवर्ष क्यों नहीं कहते, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं। अरे ये क्या दिग्गी राजा, हिंदू विरोधी विचारधारा तक तो ठीक था, मगर उम्र के इस पड़ाव पर तो आपने हिंदू को धर्म मानने से ही इनकार कर दिया, वो भी बिना किसी तथ्य और सबूत के। अब इसे आपकी आदत कहें या फिर नफरत, लेकिन जिस तरह भारतवर्ष और संविधान पर ज्ञान देते हुए आपने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर निशाना साधा है, उसे सुनकर सनातनियों का खून खौल उठा है। दिग्विजय सिंह उम्र से सठिया गए हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। वे शायद भूल रहे हैं कि जब उनके जनक कांग्रेस के जो लोग थे, जब वे लोग थे, तब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। अगर आप हिंदू के बारे में इस टाइप की बात कर रहे हो तो फिर आप हिंदू नहीं हो, आप भी हिंदू नहीं हो फिर तो आप क्यों फिर हिंदू का झंडा लेके घूम रहे हैं। अगर जो भी इस देश में रह रहा है वो सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद सनातनी है और वो सब भारत माता की पूजा करते हैं। दिग्विजय सिंह मानसिक दिवालियापन के शिकार है, ये सबको पता है। दूसरी बात, जिस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है वो तो हिंदू राष्ट्र अपने आप नहीं है, उसके आपको किसी को उसकी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह एक पागल और मानसिकता वाले व्यक्ति हो गए हैं। जब से वो सत्ता से उतरे हैं, कैसे तैसे उनको मीडिया में रहना है, इस बात का वो प्रयास करते हैं। इस बयान से देश के हर समाज, हर जाति से आने वाले हिंदू क्रोधित हैं, और हो भी क्यों। दिग्विजय सिंह जैसे कई कांग्रेस नेता जो वक्त बेवक्त हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण के चलते हिंदू विरोधी विचारधारा का समर्थन करते हैं, बस यही बात देश के हिंदुओं को कांटे की तरह चुभ रही है। जैसा नेता वैसी पार्टी और जैसी पार्टी वैसा नेता, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है। और दिग्विजय सिंह ने आज ही नहीं, इसके पहले भी बहुतों बार हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके पहले हिंदुओं को आतंकवादी भी बताया, तो दिग्विजय सिंह जी सिर्फ एक राजनीतिक वो कार्यकर्ता है और उनकी मानसिकता सभी को पता है वो किस तरीके के नेता है, और उनको सिर्फ हिंदुओं से ही नफरत है। उनको सीरियस लेता कौन है? जिस तरह से उनके किसी भी बयान पे कोई सीरियस नहीं लेता है, तो ये बयान भी एक सस्ती लोकप्रियता पाने का उनका एक माध्यम है। तो हिंदू हैं और ये हम जहाँ रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने अपनी हिंदू विरोधी विचारधारा खुलेआम कैमरे के सामने जाहिर की हो। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा कर चुके हैं।
जो सनातन का अपमान करेगा, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, अब उसको हिंदुस्तान में कोई जगह हिंदू नहीं देगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो। एक पंचवर्षीय आप चुनाव हारे, दूसरी पंचवर्षीय आप चुनाव हारे, तीसरी पंचवर्षीय आप चुनाव हार चुके हो। आपका नामो निशान समाप्त होने के कगार पर है, फिर भी आप हिंदुओं पर कमेंट करते हो। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। कांग्रेस को हिंदू से चिढ़ है, हिंदुत्व से चिढ़ है, अब हिंदू राष्ट्र से भी चिढ़ है। कांग्रेस शायद इसीलिए ऐसे नेताओं के इस तरह के बयानों के कारण ही हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझ करके पाकिस्तान प्रेम के कारण ही ये लगातार गर्त में चली जा रही है। हिंदू कुश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों के साथ सदियों से भारतवर्ष की पहचान होती रही है, लेकिन सियासी रथ से धरातल पर आ चुकी कांग्रेस अब भी तुष्टीकरण के जरिए अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश में है। तभी तो इस तरह के बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अहमदाबाद में एक हिंदू बेटी की शादी समारोह में जमकर बवाल मचा, पत्थरबाजी की गई, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी हुई और ये उत्पात इलाके के भाईजान ने मचाया, वो भी शादी समारोह में चल रहे डीजे के चलते। दरअसल जैसे ही दुल्हन ने स्टेज पर एंट्री की तो भाईजान नाराज हो गए, और वो भी एंट्री के वक्त डीजे पर भजन बजने से। पहले तो रमजान की दुहाई देकर डीजे को बंद करने के लिए कहा, और जब मामला नहीं संभला तो भाईजान पत्थर चलाने लगे। इस वीडियो में जितनी भी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उनमें तोड़फोड़ की गई है। किसी कार का शीशा पत्थर से तो किसी का लाठी डंडों से चकनाचूर किया गया। और यही नहीं, जब हमलावरों का मन इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने एक कतार में खड़े दर्जनों स्कूटर और बाइक्स को सरेराह गिरा दिया। अब सवाल यह है कि इस बवाल के पीछे की वजह क्या, आखिरकार हमलावर कौन थे और यह उत्पात कहां अंजाम दिया गया। तो आपको ये बता दें कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की ये तस्वीर अहमदाबाद के शहर कोटड़ा इलाके से सामने आई है, जहां हिंदुओं के शादी समारोह में डीजे पर भजन और गाने बजाने को लेकर मुस्लिम समुदाय से विवाद हुआ। और ये विवाद इस कदर बढ़ा कि भाईजान ने शादी समारोह के दौरान ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। लड़की का एंट्री होता है ना, जमाई आता है, उसका गाना निकलता है, जमाई जी राम निकले, यही गाने पे उन्होंने हमला कर दिया, बाकी और कोई मामला नहीं था। और टोपी लगाए हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है या हिंदू है, हमें उससे कोई नहीं, लेकिन दूसरी लड़की का इज्जत नहीं जाना चाहिए। आज जो भी हुआ उसको उनको बोलो कि आज हमारी लड़की का इज्जत खराब की है तो कल आपकी लड़की का इज्जत खराब करेंगे, परसों इनकी लड़की का इज्जत खराब करेंगे। ये लोगों ने इतना भयंकर पत्थरबाजी कर दिया था, हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान किया। अब हिंदू राष्ट्र में हम कहाँ जाएं? बराबर बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान जाए, कहाँ चले जाएं कि मुसलमान बन जाएं, बराबर। और इन्हें कड़ी से कड़ी मतलब हमारी योगी जी जैसा प्रशासन चाहिए, क्योंकि बुलडोजर चलाओ, इनके मकानों के तोड़े, दोबारा ऐसी गलती ना करे किसी के साथ। सुना आपने, हिंदू बेटी की शादी समारोह में दूल्हे की एंट्री पर भजन क्या बजा, भाईजान भड़क गए। पहले तो डीजे और गाना बंद करने को लेकर बहस की, और जब मामला गरमाया तो मियां भाई ने सीधे पत्थरों से हमला कर दिया। सरकारी हॉल में अगर बारात आती है, लग्न गीत गाए जाते हैं, तो उस पर हमला होता है, इसको आप क्या गिनेंगे? बारात खाना खाए बिना वापस जाती है, उनके जो भी साधन सामग्री है वो तोड़ दी जाती है। और वीडियो हमारी तो मांग ये है कि जितने लोग वीडियो में दिखते हैं, औरतें भी है, उन सभी को अरेस्ट करके गंभीर कानून के मुताबिक उस पर एक्शन लिया जाए। अहमदाबाद के शहर कोटड़ा इलाके में मौजूद ये वही वंदे मातरम मैरिज हॉल है, जहां बीती रात मियां भाई ने जमकर बवाल मचाया। ये बात है अहमदाबाद में आए हुए शहर कोटड़ा इलाके की, जहां पे 20 फरवरी को अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वंदे मातरम पार्टी प्लॉट में एक मैरिज फंक्शन चल रहा था, जहां पे वो डीजे बज रहा था, जिसकी वजह से यहां पे पथरावबाजी हुई। दो जुट आमने सामने आए, उसमें कुछ लोगों को यहाँ पे लगा, घायल हुए। पीड़ित हिंदू परिवार का आरोप है कि हमलावरों की भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। अब तक एक नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए।
मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उन्होंने जाके साउंड बंद करने के लिए बोला और मीन टाइम उन्होंने 112 को कॉल करके भी जगह पे साउंड बंद करने के लिए बुलाया था और बंद भी हो गया था, लेकिन लड़की की एंट्री हो रही थी इसलिए फिर से बजना शुरू हुआ। बातों बातों में इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, बोलाचाली हुई और दूसरे लोग वहाँ पे आ गए और दूसरे लोग जो आए उन्होंने गाड़ियों के कांच तोड़े और बाइक को नीचे गिरा दिया। जहां एक तरफ इस घटना के बाद हिंदू संगठन आक्रोश में है, तो वहीं पीड़ित परिवार और उनके परिजन भी गुस्से में। इसी कड़ी में आज हिंदू संगठन और पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि इलाके के भाईजान ने मजहबी नफरत के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। लिहाजा अब उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर कभी वो ऐसी हिमाकत ना कर सकें। उन लोगों को मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, हम लोग का नया चाहिए, नया नहीं चाहिए, नया चाहिए। उन लोगों को बुलडोजर चलना चाहिए, उन लोगों को मकान पे जैसा हम लोग का साथ बारात वापस गया हम लोग का समाज का, वैसा उन लोग का रमजान महीना पूरा बिगड़ना चाहिए। उन लोग का मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। प्रशासन ने शांति की अपील की है, लेकिन सवाल वही है कि क्या मामूली विवाद में पथराव दहशत फैलाने की मानसिकता है या फिर मजहबी कट्टरता। हालांकि पुलिस ने एक्शन का आश्वासन दिया है, लेकिन देखना होगा कि हिरासत में लिए गए लोगों पर क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरें जारी हैं लगातार, आप बने रहिए जी भारत के साथ।